नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंदल, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी से आपको आज गॉल ब्लैडर स्टोन और उसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसके बारे में बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो हमारे बहुत पेशेंट्स इससे ग्रसित हैं और इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसका इलाज चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन चीज़ क्या है, क्यों हुए, क्या परेशानी हुई जो उनके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन गए, क्या लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर एक हमारे लीवर के साथ छोटा सा ऑर्गन होता है। ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पेंक्रियाज होता है और ये आंतें हैं। ये जिस पे मैंने जीबी लिखा है, दिस इज़ गॉल ब्लैडर, ये लीवर है और ये एक बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, जो बाइल को लीवर से इंटेस्टिन्स में लेकर आती है। ये इंटेस्टिन्स हैं और ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज एक हमारी ग्रंथि होती है शरीर के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट करती है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पाउच है, एक गुब्बारे की तरह छोटा सा पाउच है जो एक्स्ट्रा बाइल को स्टोर करके रखता है। नॉर्मली हमारा लीवर बाइल बनाता है और वो बाइल डक्ट से इंटेस्टिन्स में जाता है जिससे हमारा खाने का डाइजेशन होता है। गॉल ब्लैडर एक्स्ट्रा बाइल स्टोर करके रखता है, जस्ट लाइक वाटर टैंक। जो हमारे घर की वाटर सप्लाई है उसकी पाइप के साथ एक टैंक जुड़ा रहता है जो एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करके रखेगा, जब पानी एक्स्ट्रा चाहिए तो वाटर टैंक में से आता है। सिमिलरली जब हमारे ज़्यादा डाइजेशन के लिए कोई हम फैटी फूड खाते हैं, अगर हमें ज़्यादा बाइल चाहिए तो वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक्स्ट्रा बाइल देता है। जब किसी कारणवश गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर देता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, फीमेल्स 40s जो फैट फीमेल्स होती हैं, या कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है। इट इज़ सिमिलर टू द सिचुएशन जब पानी की टंकी का वॉल्व ख़राब हो जाए, ना उसके अंदर पानी अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो जैसे खड़े पानी में कीचड़ बनता है वैसे ही खड़े बाइल में इसमें बाइल खड़ा रहता है और उसकी वजह से इसके अंदर कीचड़ और स्टोन्स बन जाते हैं और उससे यहाँ पर इन्फेक्शन और सूजन आती है। तो दिस इज़ व्हाट गॉल ब्लैडर स्टोन्स इज़। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके लक्षण हैं आपको पेन होना, जो अपर एब्डोमेन में पेन होता है, जो हमारे ऊपर वाले हिस्से में पेट के, हमारी छाती के नीचे या हमारी राइट साइड पे पेट के, या हमारी पीठ में जाता है गॉल ब्लैडर का पेन, या राइट शोल्डर में जाता है। तो नॉर्मली गॉल ब्लैडर का पेन हमारे अपर एब्डोमेन, राइट अपर एब्डोमेन, पीठ में और राइट शोल्डर में जा सकता है। इसके अलावा इसमें अगर बाइल डक्ट के अंदर स्टोन चले जाएं तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। अगर बाइल डक्ट में स्टोन जाता है तो हमारी मेन बाइल डक्ट को वो ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से पीलिया हो सकता है, आंखों में पीलापन आ सकता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो फीवर भी गॉल ब्लैडर स्टोन से आ सकता है। इनडाइजेशन, हाजमा ठीक से ना होना, गैस्ट्राइटिस, जो गैस बनना, एसिडिटी होना, GERD जिसे कहते हैं, या एसिड बनना, तेजाब बनना, ये भी गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स होते हैं। तो जब हम ये गॉल ब्लैडर स्टोन में जब इन्फेक्शन होती है या इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे पेन, फीवर, ये सब कुछ होता है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर ये गॉल ब्लैडर के स्टोन या स्लज खिसक के कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए तो इस बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर पेंक्रियाज में
सूजन पैदा कर सकते हैं, जो एक खतरनाक चीज़ है, जिससे एक्चुअली इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ ऑल्सो। तो अब हमें अगला सवाल आता है कि इसे हम डायग्नोज कैसे करें। तो व्हाट शुड बी डन टू डायग्नोज गॉल ब्लैडर स्टोन्स? वी डू अ अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन फॉर डायग्नोजिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो अगर आपको कोई ऐसे लक्षण हैं तो एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके अंदर गॉल ब्लैडर और स्टोन डिटेक्ट होते हैं एंड इट इज़ द बेस्ट मोडेलिटी टू लुक फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। हम यही अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी द्वारा भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसकी सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि एंडोस्कोप जब अंदर जाता है तो हमें और अच्छे से पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में कोई स्लज या रेता तो नहीं बन गया है, जो कभी कभी पेट के ऊपर के अल्ट्रासाउंड में छूट सकता है। इसमें हमें बाइल डक्ट का स्टेटस ही पता चलता है। हम इसमें एक MRCP भी करते हैं। MRCP एक तरीके का MRI होता है, जिससे गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट दोनों का स्टोन्स का पता चलता है। अगर बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो तो वो MRCP या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है। इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, ये देखने के लिए कि कहीं कोई जॉन्डिस तो नहीं हुआ है, कहीं बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं गया है, या फिर कोई लिवर के ऊपर इसका खराब असर तो नहीं आ रहा है। और जो बाकी हमारे CBC देखने के लिए इन्फेक्शन कितनी है, अमाइलेज और लाइपेज ये देखने के लिए कि कहीं पेंक्रियाज में सूजन तो नहीं है। तो इन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के बिहाफ पे ये डायग्नोज किया जा सकता है कि क्या डिजीज़ है और उसका आगे मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन की डिजीज़ है और उन्हें सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, और उसमें बेसिकली जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी डॉक्टर आपको देखेंगे वो आपके पेट के ऊपर हाथ लगा के देखेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे, ये समझेंगे कि क्या ये डिज़ीज़ आपके लिए ख़तरनाक है या नहीं है। आपकी रिपोर्ट्स को देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस देखेंगे, अगर MRI कराना है तो उसे कराएंगे, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल स्टोन्स में इवन कैंसर तक का चांस भी बन जाता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि आगे हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तो क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? क्या हम उसके लिए वेट कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका बहुत इंडिविजुअल आंसर है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक हैं, कोई पेशेंट के मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स हैं, किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री कैंसर की है, किसी पेशेंट की एज यंग है, मतलब वो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है बहुत लंबे समय के लिए उनके शरीर में रहने वाले हैं, तो या फिर कोई पेशेंट किसी और सर्जरी के लिए साथ में जाना चाहते हैं, जैसे किसी को साथ में हर्निया या कोई और ऑपरेशन कराना है, तो नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर कोई दिक्कत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप इसे दूरबीन से निकलवा लें। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को छोड़ने के कुछ रिस्क हैं, जिसमें पैंक्रेटाइटिस, जॉन्डिस और ट्यूमर जैसी चीज़ें आ सकती हैं, जिसकी वजह से हम ये रेकमेंड नहीं करते कि आप उसे छोड़ें। अगर छोड़ते हैं तो उसे आप हर 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टरी सलाह के अनुसार फॉलो करते रहें। अगर आपको गॉल ब्लैडर रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे एसिड डिस्पेप्सिया, पेन, जॉन्डिस, फीवर, पेट में दर्द या बिलियरी कोलिक, तो आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी की ज़रूरत है। अगर हम गॉल ब्लैडर सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर क्या हमें गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करना चाहिए या गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना चाहिए? ये एक सवाल है जो सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो क्योंकि गॉल ब्लैडर ख़राब हो चुका है, जैसा मैंने पहले बताया, अगर हम अपनी पहली स्लाइड पे जाएं तो गॉल ब्लैडर जब ख़राब हो जाता है तभी उसमें स्टोन बनते हैं। जब ये गॉल ब्लैडर पूरा ख़राब हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। ये हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, तो इसलिए इसको हमेशा गॉल ब्लैडर और स्टोन दोनों को निकाला जाता है। यही इसका इलाज है पिछले
बहुत दशकों से यही इसका फाइनल ट्रीटमेंट है। अगर हम गॉल ब्लैडर को छोड़ दें और स्टोन निकाल दें तो उसमें स्टोन दोबारा से बन जाएंगे, इसलिए वो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट नहीं है। अब इस ट्रीटमेंट को या तो हम ओपन सर्जरी से कर सकते हैं, जो पहले आज से 25 साल पहले कॉमनली ओपन सर्जरी ही की जाती थी, या फिर हम लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं जिसे दूरबीन की सर्जरी कहते हैं, या फिर हम इसे रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। तो क्या लेप्रोस्कोपी क्या है? लेप्रोस्कोपी के अंदर जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक स्कोप, टेलीस्कोप जो है वो एक छोटे से पंक्चर से 5 mm का टेलीस्कोप, इस पेन से भी पतला टेलीस्कोप पेट के अंदर डाला जाता है और उससे अंदर लाइट डाल के बॉडी ऑर्गन्स को देखा जाता है, और जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो ऐसे ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को डाल के किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ हमारा गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए एक यहाँ से 5 mm का स्कोप जाता है और 5 mm के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जाके इसको रिमूव करते हैं। इसमें हम 3 mm के मिनी लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो ये इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिससे कहीं कोई निशान नहीं रहता है, ये बिल्कुल पतले फाइन इंस्ट्रूमेंट से काम होता है। ये एक इमेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, कैसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पोर्ट से जाते हैं और अंदर से गॉल ब्लैडर सर्जरी की जाती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या स्कारलेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अगर आपको कोई निशान नहीं चाहिए तो एक नाभि के द्वारा पोर्ट बना के उसके अंदर से ही स्पेशल लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स डाल के अंदर से ऑपरेशन किया जाता है, और उससे आपका जैसे ये नाभि के अंदर पोर्ट डाल के और इससे ऑपरेशन किया जा रहा है लेप्रोस्कोपी के द्वारा, तो इसमें नो स्कार इज देयर, कोई निशान नहीं आता। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसके बाद आप अगर जानना चाहते हैं कि क्या इससे भी एडवांस कोई सर्जिकल प्लेटफॉर्म है, तो वो है रोबोटिक सर्जरी। अब ये रोबोटिक सर्जरी क्या है? रोबोट एक सबसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म है वही ऑपरेशन करने का जो हम लेप्रोस्कोपी द्वारा कर रहे हैं। इसे हम डा विंची एक्सआई सिस्टम कहते हैं। ये दुनिया में सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम है और इसके द्वारा हम बॉडी के अंदर बहुत ही प्रिसीजन के साथ, कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन के साथ उस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसके अंदर हमें 3 डायमेंशनल विजन मिलती है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ट्रेमर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर सर्जन के हाथ में थोड़ा सा ट्रेमर है तो इंस्ट्रूमेंट लेप्रोस्कोपी में नॉर्मली थोड़ा ट्रेमर आता है, रोबोटिक सर्जरी में वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। इट इज़ मोर प्रिसाइज, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। अगर हम अपना हाथ 1 सेंटीमीटर हिलाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 0.3 सेंटीमीटर हिलता है। मतलब अगर हम अपना हाथ 5 सेंटीमीटर हिला रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट टिप 2 सेंटीमीटर हिलेगी। तो वो बहुत प्रिसाइज है। लेस ब्लड लॉस एंड फास्ट रिकवरी, सो इट इज़ अनदर ऑप्शन। सो टू समराइज, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई भी लक्षण है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, फिजिशियन से मिलना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आते हैं तो ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टरी सलाह के अनुसार आगे चलना चाहिए। इसकी सर्जरी से घबराना नहीं है। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है, सारा दूरबीन से छोटे छोटे पंक्चर से होता है। नेक्स्ट डे से लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। इसमें कोई ऐसे टांके नहीं होते जिसे निकालना हो, सारे डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं, कोई निशान नहीं आता है और विद इन 2 to 3 days ऑफिस तक लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।